सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। मैं मोहन ठाकुर आप सभी का आपके अपने परिवार सार्थक कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है दोस्तों, हमारी सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको काफी सारे चैप्टर करा दिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है वो है दोस्तों चैप्टर नंबर 5, और जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिटिश कालीन सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ब्रिटिश कालीन सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्तों? हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने ये नीतियां दोस्तों दो भागों में हमको पढ़नी है। कितने भागों में बांट के पढ़नी है? दो भागों में बांटकर हमको पढ़नी है। एक तो हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति के बारे में, और एक पढ़ेंगे दोस्तों हम भारत में ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास कैसे हुआ भारत में, ये पढ़ेंगे। यानी कि पहला हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन ब्रिटिश एरा, यानी ब्रिटिश काल में दोस्तों भारत में प्रेस की कैसा विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो दो भागों में हम बांट के पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों को। एक पढ़ेंगे ब्रिटिश काल शिक्षा नीति, एक पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास कैसे हुआ। इन दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति का विकास कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमको सबसे पहले जाननी है शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानने से पहले दोस्तों हमको ये जानना आवश्यक है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये भारत में क्यों लागू की गई एजुकेशन पॉलिसी। क्या इससे पहले भारत में शिक्षा नहीं होती थी? ये सब हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कारण व उद्देश्यों के बारे में, क्यों शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे आंग्ल प्राचीर विवाद क्या था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम जानेंगे अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के बारे में, इसके बारे में ये क्या था, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा नीति को हम तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला, हमको कारण या उद्देश्य जानना है, इसके कारण क्या थे शिक्षा नीति को लाने के। दूसरा, हम पढ़ेंगे आंग्ल प्राचार विवाद क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या समझ थी इस शिक्षा नीति के बारे में। और तीसरा, हम पढ़ेंगे अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे शिक्षा नीति के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों विकास क्रम, कैसे कैसे शिक्षा का जो है वो भारत में विकास हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो जो दोस्तों हम जानेंगे शिक्षा के विकास क्रम को, वो हम तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने दोस्तों? तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक हम जानेंगे 1813 से पूर्व में भारत में कैसी शिक्षा होती थी उसके बारे में, और एक हम जानेंगे दोस्तों 1813 के बाद में भारत में कैसी शिक्षा होती थी 1947 तक। उसके बाद जानेंगे दोस्तों हम स्वतंत्रता के बाद भारत में कैसी शिक्षा होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा के विकास क्रम को हम तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक 1813 से पूर्व, एक 1813 के बाद, और एक स्वतंत्रता पश्चात के बाद। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं हम शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके कारण या उद्देश्य क्या थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके कारणों में सबसे प्रमुख कारण जो था वो था भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और मिशनरी धर्म प्रचार हेतु द्वारा सरकार का दबाव बनाना। यानी कि क्या मतलब है दोस्तों? भारत के बुद्धिजीवी वर्ग मतलब क्या होता है? जैसे कि भारत के जो अमीर वर्ग होते थे, जो अमीर वर्ग होते थे उनके द्वारा, और मिशनरी यानी ईसाई जो थे उनके धर्म के प्रचार के लिए भारत पर सरकार जो थी, मतलब ब्रिटिश सरकार जो थी, उस पर दबाव बनाया गया कि इनको शिक्षित किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था। उसके बाद दोस्तों दूसरा कारण क्या था? वो था ब्रिटिश प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय कर्मचारी वर्ग तैयार करना। यानी जब भारतीय कर्मचारी वर्ग तैयार करेंगे, जब दोस्तों किसी भी कंपनी, आप अभी के संदर्भ में ले तो हम माने जैसे आप किसी कंपनी में वर्क करने गए, तो अगर आपको वहां की भाषा समझ में नहीं आएगी तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे उनसे, है ना दोस्तों? जब आपको किसी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आएगी तो कैसे कम्युनिकेशन हो पाएगा? इसके लिए दोस्तों जब अंग्रेजों को, ब्रिटिश प्रशासन को दोस्तों भारतीय कर्मचारियों की आवश्यकता थी, तो उनको अपनी भाषा यानी ब्रिटिशियों की भाषा सिखाने के लिए शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी। क्योंकि
अगर भारतीय जो कर्मचारी होंगे उनको ब्रिटिशों की भाषा नहीं आएगी तो वो उनसे काम कैसे करवाएंगे, उनको कैसे ऑर्डर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है? वो कारण दोस्तों ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और अपनी एकता बनाने हेतु सामाजिक आधार तैयार करना, ये थी दोस्तों। तीसरा कारण क्या था? ब्रिटिश की औद्योगिक क्रांति और अपनी एकता बनाने हेतु सामाजिक आधार तैयार करना, ये तीसरा कारण था। और चौथा और अंतिम कारण क्या था दोस्तों? वो था दोस्तों जनता के मध्य वैमनस्य को बढ़ाना। क्या दोस्तों? जनता के मध्य वैमनस्य को बढ़ाना, ये चौथा और अंतिम कारण था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ कारण थे जो कि शिक्षा नीति के कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये विवाद कब हुआ? तो ये विवाद विलियम बेंटिक के समय हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, दो गुटों में था, एक तो आंग्ल गुट थे, एक प्राच्य गुट थे। कौन थे दोस्तों? एक आंग्ल गुट थे, एक प्राच्य गुट थे। आंग्ल गुट में कौन कौन थे? तो ट्रेविलियन और मेकाले आंग्ल गुट में थे। और प्राच्य गुट में कौन थे? तो हेनरी प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस और एच.एस. विल्सन, ये दोस्तों प्राच्य गुट में थे। ठीक है दोस्तों, तो दो गुट आपस में बटे हुए थे, एक आंग्ल गुट और एक प्राच्य गुट। आंग्ल गुट में कौन कौन थे? ट्रेविलियन और मेकाले था। और प्राच्य गुट में कौन थे? हेनरी प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस और एच.एन. विल्सन थे। ठीक है दोस्तों, ट्रेवेली और मेकाले ने दोस्तों क्या किया? ये किसके समर्थक थे दोस्तों? ये आधुनिक विषय और अंग्रेजी माध्यम भाषा में शिक्षा के समर्थक थे। किसके समर्थक थे दोस्तों? आधुनिक विषयों के, यानी कि जो अभी वर्तमान में हमको पढ़ाए जाते हैं जैसे इंग्लिश, साइंस, ये जो थे इनके वो समर्थक थे। और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के समर्थक थे, यानी कि शिक्षा किस माध्यम में होनी चाहिए थी? अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए थी। इसके समर्थक कौन थे? आंग्ल गुट के सदस्य। कौन कौन? ट्रेवेलियन और मेकाले। ठीक है दोस्तों, प्राच्य गुट में कौन था? हेनरी प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस और एच.एस. विल्सन। ये किस भाषा के समर्थक थे, किस शिक्षा के समर्थक थे? तो ये थे दोस्तों पारंपरिक भारतीय विषयों और भारतीय भाषाओं में शिक्षा के समर्थक थे। तो किसके समर्थक थे दोस्तों? ये पारंपरिक भारतीय विषयों, यानी जो पुराने भारतीय विषयों थे उसके समर्थक थे। और जो भाषा, जैसे गांव की भाषा होती है, किसी शहर की अपनी एक भाषा होती है, बोली होती है, उसी भाषा में शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो प्राच्य गुट के लोग इसके समर्थक थे। तो दो गुटों में ये बटा हुआ था, आंग्ल और प्राच्य विवाद। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या हुआ? आंग्ल गुट की जो बात थी वो मान ली गई। और हमारी जो शिक्षा वर्तमान में भी आप देखेंगे वो कैसी कराई जाने लगी? अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजी माध्यम में कराई जाने लगी। किस माध्यम में कराई जाने लगी दोस्तों? अंग्रेजी माध्यम में कराई जाने लगी। बात करते हैं दोस्तों अधोन्मुखी निस्पंदन सिद्धांत के बारे में। ये क्या था दोस्तों? ये मेकाले द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? मेकाले के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था और ऑकलैंड द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया था। ये दोनों नाम अलग अलग है दोस्तों। मेकाले ने तो इसको प्रस्तुत किया था अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को, लेकिन ऑकलैंड द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करें शिक्षा, इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी या किसको शिक्षा दी जाती थी? तो इसमें उच्च वर्ग के शिक्षा दी जाती थी। किसको दी जाती थी? जो भारतीय उच्च वर्ग थे उनको शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों शिक्षा का विकास क्रम। शिक्षा का विकास क्रम कितने भागों में हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, शिक्षा का विकास क्रम को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो 1813 से पूर्व के बारे में हम जानेंगे, और एक हम जानेंगे दोस्तों 1813 के बाद, और एक हम जानेंगे स्वतंत्रता पश्चात के बाद। तो शिक्षा के विकास क्रम को हमने कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे दोस्तों? 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 1813 से पूर्व, 1813 के बाद और स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 1813 के पूर्व, यानी 1813 से पूर्व में कैसे भारत को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो प्रारंभिक दौर में सिर्फ व्यापार पर ध्यान दिया। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के समय की ही हम बात कर रहे हैं। प्रारंभिक में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सिर्फ किस पे ध्यान दिया था? व्यापार पे ध्यान दिया था। उसके बाद दोस्तों चार्ल्स ग्रंट, कौन दोस्तों? चार्ल्स ग्रंट नाम का एक व्यक्ति था जिसको भारत की आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? भारत की आधुनिक शिक्षा का? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, आधुनिक शिक्षा का जनक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 1781। 1781 में दोस्तों कलकत्ता में एक मदरसा बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? 1781 में कलकत्ता में मदरसा बनाया गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा, शिक्षा के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों 1791 में दोस्तों बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। किसकी दोस्तों? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके द्वारा?
जोनाथन डंकन के द्वारा। काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1791 में हुई। किसने की? जोनाथन डंकन ने की। याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1813 के बाद। क्या बात करते हैं दोस्तों? 1813 के बाद। ठीक है दोस्तों, 1813 का एक चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने पॉलिटी की क्लास पढ़ी है तो। 1813 का जब चार्टर एक्ट आया दोस्तों, उस पे क्या किया गया? उसमें लिखा था कि शिक्षा हेतु 1 लाख का बजट रखा गया। ये जो चार्टर एक्ट आया था उसमें दोस्तों शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का बजट रखा गया। ठीक है दोस्तों, और ये देखो बजट तो रख दिया गया 1813 में, लेकिन ये उपलब्ध कब कराया गया? तो उपलब्ध कराया गया दोस्तों 10 साल बाद, 1823 में इसको उपलब्ध कराया गया। कब कराया गया दोस्तों? 1823 में इसको उपलब्ध कराया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैकाले का स्मरण पत्र आया दोस्तों 1835 में। उसमें क्या क्या था दोस्तों? मैकाले का जो स्मरण पत्र था उसमें दोस्तों विषयों के बारे में बताया गया था कि कैसी शिक्षा इनको दी जानी है, हमको मतलब भारतीयों को कैसी शिक्षा दी जानी है। तो पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की शिक्षा पे इसने जोर दिया। और ये किस भाषा में दी जानी थी दोस्तों? अंग्रेजी माध्यम में दी जानी थी। किस भाषा में दोस्तों? अंग्रेजी माध्यम में दी जानी थी। उसके उद्देश्य क्या थे दोस्तों? तो इसके उद्देश्य थे दोस्तों अंग्रेजी विचारधारा वाले भारतीयों का निर्माण करना। इनकी जो अंग्रेजों की विचारधारा थी उसके भारतीयों को निर्माण करना, यानी भारतीय किस भाषा में विचार करें, मतलब भारतीय किस भाषा पे अपना ज्यादा ज्ञान पकड़े, तो अंग्रेजी भाषा पे ज्यादा जोर दे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। तो भारतीय शिक्षा को निम्न दर्जे का बताया। किसने बताया? जो पहले भारत में शिक्षा होती थी, प्राचीन जो शिक्षा होती थी, उसको किसने निम्न दर्जे का बताया? तो मैकाले ने दोस्तों इसको भारतीय शिक्षा को निम्न दर्जे का बताया था। ठीक है दोस्तों, तभी तो ये अपनी अंग्रेजी शिक्षा लेके आए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 7 मार्च 1835। 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक द्वारा इसको लागू कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा की भाषा को जो है वो किसने लागू कर दिया? विलियम बेंटिक के द्वारा इसको लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों 1813 के बाद क्या हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों हंटर शिक्षा आयोग। किसके बारे में दोस्तों? हंटर शिक्षा आयोग के बारे में। इसका परिचय के जान लेते कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष था दोस्तों विलियम हंटर। हंटर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन था? विलियम हंटर इसका अध्यक्ष था। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों इसमें 8 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? तो इसमें दोस्तों 8 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, तो 1854 के बाद प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई सन 1882 में। किस लिए की गई दोस्तों? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। याद रखेंगे बिल्कुल। इसकी सिफारिश ने क्या क्या की दोस्तों? इसने हंटर शिक्षा आयोग ने क्या क्या सिफारिश की? तो प्राथमिक शिक्षा में दोस्तों इसने सिफारिश की, ये जो प्राथमिक शिक्षा होगी भारत के लोगों की वो किस भाषा में होगी? स्थानीय भाषा में होगी। किस भाषा में होगी? स्थानीय भाषा में होगी। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में ही हमारी कैसी शिक्षा होगी? प्राथमिक शिक्षा होगी। साउथ के लोग कैसी बोलते? तमिल बोलते, तेलुगु बोलते, तो उनकी किस में होगी प्राथमिक शिक्षा? उसी भाषा में होगी, यानी स्थानीय भाषा में होगी जो बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, और माध्यमिक शिक्षा किस भाषा में होगी? तो माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी भाषा में होगी। साहित्य कौन सी दोस्तों? साहित्य विश्वविद्यालयों हेतु कौन सी भाषा होगी? अंग्रेजी होगी। व्यावसायिक शिक्षा कौन सी है? ये भी अंग्रेजी है। याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों स्त्रियों की शिक्षा हेतु, क्या दोस्तों? स्त्रियां बहुत सी अब पढ़ने लगी थी, तो स्त्रियों की शिक्षा हेतु स्कूलों को बढ़े किए गए, यानी और बढ़ाए गए स्कूलों को। ठीक है, स्त्री की शिक्षा के लिए। याद रखेंगे बिल्कुल। बात करते हैं दोस्तों इसका प्रभाव क्या हुआ। तो इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो माध्यमिक और कॉलेजों की शिक्षा का तेज विकास हुआ। और पंजाब में दोस्तों 1882, कौन सा दोस्तों? पंजाब में 1882 और इलाहाबाद में 1887 में दोस्तों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये जो इसका प्रभाव हुआ हंटर शिक्षा आयोग का, इसमें दोस्तों माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का तेजी विकास होने लगा तेजी से। और पंजाब में 1882 और इलाहाबाद में 1887 में दोस्तों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता पश्चात, क्या दोस्तों? पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे भारत में शिक्षा चली उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग बनाया गया। कौन सा? डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग बनाया गया सन 1948 से लेकर 1949 के मध्य, जिसने दोस्तों विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान आयोग की सिफारिश की। किसकी दोस्तों?
विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान आयोग की सिफारिश किसने की दोस्तों? तो डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग ने की थी। बात करें दोस्तों नेक्स्ट आयोग जो था वो था डॉक्टर डी एस कोठारी आयोग। कौन सा था? डॉक्टर डी एस कोठारी आयोग। दोस्तों ये कब बनाया गया? तो 1964 से लेकर 1966 के मध्य ये बनाया गया था। इसने किसकी सिफारिश की? तो इसने दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश की। किसकी सिफारिश की दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश किसने की? डॉक्टर डी एस कोठारी आयोग ने की थी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। किसमें सम्मिलित किया गया दोस्तों? समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया सन 1976 में। उसके बाद दोस्तों सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया। कौन सा आया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू किया गया। उसके बाद दोस्तों सन 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। आप नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा को दोस्तों अनुच्छेद 21A में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? अनुच्छेद 21A में रख दिया गया। अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 21A में कहा गया 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई। क्या कर दी गई दोस्तों? 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई। याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? सन 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया दोस्तों? सन 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। और सन 2020 में क्या हुआ दोस्तों? सन 2020 में के कस्तूरी रंगन सफेदी की सिफारिश पर नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू की गई। अभी जो आपको शिक्षा नीति देखने को मिलेगी वो किसने लागू करवाई है? तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति जो है वो लागू की गई थी। इतना याद रखेंगे दोस्तों बिल्कुल। ये हो गया दोस्तों भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति भारत में कैसे कैसे आई। आपको सारा क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा अंतिम टॉपिक है भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। ब्रिटिश काल में भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा 5वां चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों सबसे पहले जो फैक्ट है 1576 में। क्या दोस्तों? 1576 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई? 1576 में की गई। काफी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों उसके बाद 1578 में। कब दोस्तों? उसके जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई उसके 2 वर्ष बाद यानी 1578 में डॉक्ट्रिना क्रिस्टा। कौन सी दोस्तों? डॉक्ट्रिना क्रिस्टा नामक एक पुस्तक थी जो कि प्रथम पुस्तक थी जिसको प्रकाशित किया गया था। क्या दोस्तों? मतलब जिसको छापा गया था। याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों सन 1686 में। कब दोस्तों? सन 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों मुंबई में खोली गई। कहां खोली गई? मुंबई में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है वो खोली गई। याद रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सन 1780 में जेम्स अंगस्टन हिक्की द्वारा प्रथम समाचार पत्र। किसके द्वारा दोस्तों? जेम्स अंगस्टन हिक्की के द्वारा सन 1780 में प्रथम समाचार पत्र दोस्तों कौन सा? द बंगाल गजट के नाम से। किसके नाम से? द बंगाल गजट के नाम से प्रथम समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया था। याद रखेंगे बिल्कुल। ये आपके लिए स्लाइड काफी इंपोर्टेंट है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दोस्तों 1576 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद सन 1578 यानी 2 साल बाद प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के 2 साल बाद डॉक्ट्रिना क्रिस्टा की प्रथम पुस्तक थी जो प्रकाशित की गई। सन 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों मुंबई में स्थापित की गई। ये जो गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई ये किसने की थी दोस्तों? आपको पता है? नहीं पता दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। ये पुर्तगाली ने की थी। किसने की थी दोस्तों? पुर्तगालियों ने इसकी स्थापना की थी प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सन 1780 में जेम्स अंगस्टन हिक्की के द्वारा प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा 5वां चैप्टर समाप्त होता है। इसमें दोस्तों छोटा सा ही टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं था। जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें क्योंकि ये वाली पीडीएफ और आने वाली सभी क्लासेजों की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप पर मिलेगी। तो इसलिए आप
टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर ले। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताया करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए और नोट्स अपने अवश्य बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।